और हाइगन ने ऐसे ही प्रकाश से जुड़ी एक और घटना की व्याख्या की जिसे हम व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। व्यतिकरण की घटना को समझने के लिए सबसे पहले हमें अध्यारोपण के सिद्धांत को समझना होगा। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर कण का विस्थापन उस बिंदु पर सभी तरंग द्वारा आरोपित किए गए विस्थापन का सदिश योग होता है। हम जानते हैं विस्थापन एक सदिश राशि है और मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ पर एक कण मौजूद है और यहाँ पर तरंगे पहुँच रही हैं जिनका विस्थापन इस बिंदु पर क्रमशः y1, y2, y3 एंड सो ऑन है। मान लीजिए यहाँ पर n तरंगे पहुँच रही हैं तो यहाँ पर इस बिंदु पर कण का विस्थापन समीकरण से दिया जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। हम yn को जोड़ देंगे जहाँ हम सारे विस्थापन को सदिश रूपों में ही जोड़ेंगे, यानी कि विस्थापन एक दिशा में हुआ यानी कि कंपन एक दिशा में हुआ तो वो जोड़ा जाएगा, कंपन विपरीत दिशा में होगा तो उनका अंतर लिया जाएगा यानी कि माइनस साइन के साथ जोड़ा जाएगा। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो इस प्रकार श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। जो आयाम धनात्मक होता है या बोल सकते हैं अधिकतम आयाम को हम श्रृंग लेते हैं और न्यूनतम आयाम को हम गर्त लेते हैं। इसी प्रकार अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। जब दो तरंगे, चाहे वो दो अनुप्रस्थ तरंगे हो चाहे दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे आपस में मिलती हैं किसी बिंदु पर, तो वहाँ पर यदि श्रृंग पर श्रृंग मिले, गर्त पर गर्त मिले या फिर यूँ कहे संपीड़न पे संपीड़न मिले और विरलन पे विरलन मिले, उस कंडीशन में परिणामी विस्थापन जो होगा वो y बराबर y1 प्लस y2 होगा, यानी कि दोनों का योग होगा। क्योंकि सेम डायरेक्शन के अगर विस्थापन को जोड़ा जाए तो वो धनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे, तो उनका बीजगणितीय योग होगा। लेकिन यदि श्रृंग के साथ गर्त मिले और संपीड़न के साथ विरलन, उस कंडीशन में ये विस्थापन की दिशा विपरीत है, इसलिए यहाँ पर जो परिणामी विस्थापन होगा किसी बिंदु पर वो y बराबर y1 माइनस y2 के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों विस्थापन की दिशाएं अलग अलग हैं। ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो दोनों प्रकार के तरंगों पर लागू होता है, चाहे तरंगे अनुप्रस्थ हो चाहे अनुदैर्ध्य हो। ये अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय तरंगों पर भी लागू होता है, पर जिस तरंग का आयाम बहुत बड़ा हो, जैसे कि भूकंप या विस्फोट से उत्पन्न होने वाली तरंगे जिन्हें हम शॉक वेव के नाम से भी जानते हैं, इन पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब इस सिद्धांत को जानने के बाद हम व्यतिकरण की घटना को समझने की कोशिश करते हैं। जब दो तरंगे जिनके आयाम लगभग सेम हो लेकिन आवृत्ति बिल्कुल समान हो, यदि वो एक ही दिशा में गमन करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं यानी कि अध्यारोपित करते हैं, तो उस समय जो परिणामी तरंग है उनके आयाम में परिवर्तन हो जाता है और उनकी तीव्रता में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता अलग अलग हो जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये जो प्रकाश की तीव्रता में असमान वितरण हो रहा है, क्या वो प्रकाश ऊर्जा का विनाश होता है? एक्चुअली वहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का विनाश नहीं होता। हम जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि उनका कुल मान नियत रहता है। इसलिए जब व्यतिकरण की घटना होती है तो जहाँ पर अधिकतम तीव्रता मिलती है वो कुल तीव्रता यानी कि सभी तीव्रताओं के योगफल से अधिक होती है। यदि दो तरंगे अलग अलग तीव्रता की चल रही हों और वो अध्यारोपित होंगी, अध्यारोपण के पश्चात वो दोनों का योग हमको अधिकतम तीव्रता प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन अधिकतम तीव्रता इस योग से भी अधिक होती है। और वैसी न्यूनतम तीव्रता की बात करें तो वो दो तरंग के तीव्रता का अंतर से भी कम होती है, यानी कि जो कमी न्यूनतम तीव्रता में आ रही है वो कमी
कहाँ प्रकट होती है? अधिकतम तीव्रता में। यानी कि यहाँ विनाश नहीं हो रहा है ऊर्जा का, एक जगह से कमी हो रही है और दूसरे जगह वो उत्पन्न हो रही है। यानी कि व्यतिकरण की घटना पूर्ण रूप से ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। और सबसे पहले थॉमस यंग ने इस व्यतिकरण की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। और इस तरह हम देखें तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला तो संपोषी। संपोषी व्यतिकरण में व्यतिकरण के पश्चात यानी कि दो तरंगों के अध्यारोपण के बाद जो परिणामी तीव्रता है और आयाम है उनमें वृद्धि हो जाती है। और ये कब संभव हो पाता है? जब दो तरंगे आपस में अध्यारोपित हों और उनके श्रृंग से श्रृंग मिले और गर्त से गर्त मिले। जब श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त मिलता है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इनको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी इनका सदिश योग होता है। तो इस तरीके से यदि दो तरंगे चल रही होंगी जिनके श्रृंग और श्रृंग, गर्त और गर्त आपस में मिल रहे हैं, तो जो परिणामी आयाम होगा ये दोनों का योग होगा। और इस तरह हम देख सकते हैं जो परिणामी तरंग है उसके आयाम में वृद्धि हो रही है, और आयाम में वृद्धि है मतलब उसकी तीव्रता भी बढ़ जा रही है। और इस प्रकार के व्यतिकरण को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब कंडीशन ऐसा हो कि दो तरंगे चल रही हों और एक का श्रृंग दूसरे के गर्त पर मिले, इस तरह से एक तरंग चल रही है, उसका दूसरा तरंग का श्रृंग उसके गर्त पर मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं एक का विस्थापन ऊपर की ओर है y1 मानो, और नीचे हम ले रहे दूसरा तरंग y2, इसका विस्थापन नीचे की ओर है। तो जब इसका हम योग करेंगे सदिश योग, तो विपरीत दिशा होने के कारण माइनस साइन लिया जाएगा और यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण y बराबर y1 माइनस y2 से दिया जाएगा। और इस कंडीशन में जब व्यतिकरण होता है तो जो परिणामी तरंग होती है उसकी तीव्रता और आयाम दोनों कम हो जाते हैं। इस व्यतिकरण के सिद्धांत से हमें ऐसा लग रहा है सुनकर कि किस तरीके से आयाम तीव्रता में वृद्धि होगी, कमी होगी। तो इसको हम गणितीय रूप से कैलकुलेट करते हैं कि आयाम में क्या परिवर्तन होता है, किस स्थिति में होता है, वैसे ही तीव्रता में कब और किस स्थिति में परिवर्तन होता है, इसकी हम गणितीय विवेचना करते हैं। मान लीजिए हम दो तरंग लेते हैं। पहले तरंग को हम दर्शा रहे हैं y1 बराबर a साइन ओमेगा t, क्योंकि किसी भी तरंग का समीकरण ऐसे ही दिया जाता है, विस्थापन बराबर उसका आयाम और एक साइन का समय का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से पहले तरंग का समीकरण दिए हैं। दूसरा तरंग हमने लिया है y2 बराबर b साइन ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पर a और b ये दोनों तरंगों के आयाम हैं। आयाम लगभग समान होने चाहिए। दो तरंग जो अध्यारोपित हो रही हैं उनके आयाम बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं, सेम ना भी हो तो भी उनके बीच में अध्यारोपण होता है, व्यतिकरण होता है। लेकिन कंडीशन क्या है व्यतिकरण की कि दोनों की आवृत्ति एक होनी चाहिए, इसलिए हमने दोनों की आवृत्ति एक ली है। ओमेगा यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है दोनों तरंगों की, और ये जो फाई हमने लिया है वो दोनों तरंगों के बीच कला अंतर है। अब ये दो तरंगे जिनकी आयाम लगभग सेम हैं और आवृत्ति बिल्कुल सेम है, एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं और अध्यारोपित हो रहे हैं, तो इनके बीच में होगा व्यतिकरण। अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर होगा y1 प्लस y2। अब इन दोनों समीकरण a और b को हम जोड़ देते हैं तो मिलेगा y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पर साइन ओमेगा t प्लस फाई को हम कंपेयर करेंगे फॉर्मूला साइन a प्लस b से। साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब यहीं पर ये फॉर्मूला रख देते हैं हम, तो y बराबर होगा a साइन ओमेगा t प्लस ये b आयाम को हम अलग ले लेते हैं और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये जगह साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा t साइन फाई। अब ये b को हम नेक्स्ट टर्म में दोनों पदों से इंटू कर देंगे तो मिलेगा y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस b कॉस ओमेगा t साइन फाई। अब यहाँ पर दो पद साइन ओमेगा t वाले हैं, इनको हम कॉमन ले लेते,
तो हमें मिलेगा y बराबर साइन ओमेगा टी कॉमन लेने पर a प्लस बी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस b साइन फाई कॉस ओमेगा टी, और इसे दे देते हैं समीकरण 3। मतलब दो तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात फाइनली हमें जो तरंग था उसका समीकरण ये प्राप्त हुआ, जिसे हम समीकरण 3 से दर्शा रहे हैं। पर ये जो समीकरण हमको 3 में मिल रहा है ये तरंग का समीकरण के रूप में देखने में नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं तरंग के समीकरण में विस्थापन बराबर एक आयाम होना चाहिए, आवृत्ति और समय का फंक्शन होना चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा हमको नहीं दिख रहा, ये थोड़ा जनरल समीकरण से अलग नज़र आ रहा है। इसको जस्ट जनरल समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए कुछ यहाँ पर चेंजेस करेंगे हम। यदि हम a प्लस बी कॉस फाई बराबर r कॉस थीटा लेते हैं और b साइन फाई बराबर r साइन थीटा लेते हैं, जहाँ पर r और थीटा नियतांक हैं, और इसे हम दे देते हैं समीकरण 4 और 5। अब ये मान इस समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, y बराबर r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब दोनों पदों से r कॉमन लेते हैं तो y बराबर r साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। और यदि इसे हम देखें तो ये वही साइन a प्लस b का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार y बराबर होगा r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये है फाइनल परिणामी तरंग का समीकरण, और इस परिणामी तरंग का आयाम r होगा। और ये आयाम कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो जो परिणामी तरंग का आयाम है वो बाकी दोनों टर्म्स के आयाम के रूप में हमको प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे, तो हमें मिलेगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब ये वाले टर्म में हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको समीकरण मिलेगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दोनों पदों से r स्क्वायर कॉमन लेने पर हमें मिलेगा r स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में हम b स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं जिसके अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर भी हम वही मान रखेंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में केवल मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई प्लस b स्क्वायर, और इधर भी ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर हो जाएगा 1। तो फाइनली आर स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। इसको हम दे देते हैं समीकरण 7, और यहाँ से r बराबर होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। इसे हम दे देते हैं समीकरण 8, और ये समीकरण होगा परिणामी तरंग के आयाम का। अब परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी? हम जानते हैं किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता यदि I है तो I समानुपाती होगी आर स्क्वायर के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो I बराबर होगा k आर स्क्वायर, और I बराबर होगा k आर स्क्वायर का मान समीकरण 7 से रखने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। इस k को अंदर इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा I बराबर k a स्क्वायर
प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos फाई। a पहले तरंग का आयाम था और b दूसरे तरंग का आयाम। तो पहले तरंग की तीव्रता यदि I1 होगी तो I1 बराबर के a स्क्वायर होगा और I2 बराबर के b स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों को गुणा करें, यानी कि I1 I2 को गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, के a स्क्वायर के b स्क्वायर बराबर I1 I2 और यहाँ से के स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर होगा I1 I2 और यहाँ से के a b का मान मिलेगा रूट अंडर I1 I2। अब ये तीनों मान को हम इस समीकरण 9 में रख देते हैं। हमें मिलेगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पर के ए बी का मान हो जाएगा रूट अंडर I1 I2, तो 2 लिखेंगे रूट अंडर I1 I2 cos फाई। इस प्रकार यदि हम आयाम और तीव्रता के समीकरण को देखें तो इन दोनों से ये स्पष्ट होता है कि आयाम और तीव्रता दोनों ही निर्भर करते हैं इन दोनों तरंगों के बीच कला अंतर यानी कि फाई पर, क्योंकि दोनों ही समीकरण में फाई आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर व्यतिकरण संपोषी होगा या विनाशी होगा, यानी कि आयाम और तीव्रता बढ़ेंगे या घटेंगे वो डिपेंड करता है कला अंतर पर। इस तरह दो प्रकार के व्यतिकरण संपोषी और विनाशी अलग अलग कला अंतर पर होते हैं। किस स्थिति पर संपोषी होगा और किस स्थिति पे विनाशी होगा, इसको हम कंपेयर करके पढ़ते जाते हैं। संपोषी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता दोनों का मान बढ़ जाता है और ये कब संभव है, जब cos फाई का मान अधिक हो। हम जानते हैं cos फंक्शन में अधिकतम मान धनात्मक 1 होता है और न्यूनतम मान ऋणात्मक 1 होता है। तो यहाँ पर cos फाई का मान +1 होना चाहिए और cos फाई का मान +1 कब होता है, जब फाई बराबर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो एंड सो ऑन। यानी कि जब फाई का मान 0 हो या पाई का समगुणज हो तब cos फाई का मान अधिकतम यानी कि +1 होगा। यानी कि फाई बराबर होगा 2n पाई, जहाँ पर n का मान 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस प्रकार आगे चलेगा। इस प्रकार हम यूँ कह सकते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच में कला अंतर 0 होना चाहिए, मतलब दोनों तरंगें समान कला में गमन करनी चाहिए, या फिर दोनों तरंगों के बीच में कला अंतर पाई का समगुणक होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, यहाँ पर आयाम और तीव्रता दोनों ही घट जाते हैं। आयाम और तीव्रता कब कम होंगे, जब cos फाई का मान सबसे न्यूनतम होगा। cos फाई का न्यूनतम मान -1 होता है और ये -1 किस स्थिति में संभव है, जब फाई का मान या तो पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो एंड सो ऑन। ये हम यूँ कह सकते हैं फाई बराबर 2n-1 पाई हो, जहाँ पर n बराबर 1, 2, 3 इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। और हम यूँ कह सकते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच में कला अंतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए। अब इन दोनों तरंगों के बीच में पथांतर कितना होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कला अंतर जुड़ा हुआ है पथांतर से और फॉर्मूले के अनुसार पथांतर बराबर होता है λ/2 पाई इंटू कला अंतर। अब इसी मान को हम यहाँ रखते हैं और संपोषी के लिए कंडीशन निकालते हैं और विनाशी के लिए। संपोषी व्यतिकरण में हमने देखा था कि फाई का मान 2n पाई होता है, तो पथांतर बराबर λ/2 पाई 2n पाई। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल कर देंगे तो डेल्टा बराबर होगा 2n λ/2, जहाँ पर n का मान 0, 1, 2, 3 इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर या तो 0 होना चाहिए या λ/2 का समगुणक होना चाहिए। और विनाशी व्यतिकरण के लिए फॉर्मूला वही है, डेल्टा बराबर λ/2 फाई। या फाई का मान हमने लिया था, जब विनाशी व्यतिकरण था तो कला अंतर 2n-1 पाई है,
यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2, यानी कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथ अंतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होना चाहिए। अब हम देखते हैं दोनों ही प्रकार के व्यतिकरण में आयाम कितना होगा। संपोषी व्यतिकरण के लिए यदि हम आयाम का सूत्र देखें तो r बराबर है √a² + b² + 2ab cos phi, और आयाम अधिकतम कब होगा? जब cos phi अधिकतम होगा, यानी कि ये 1 के बराबर होगा। तो r बराबर होगा √a² + b² + 2ab, और ये फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर का। तो हम देखेंगे r बराबर √a + b होल स्क्वायर, और यहाँ से r बराबर a + b, यानी कि परिणामी आयाम की तीव्रता दोनों ही तरंग के आयाम का योगफल होगी। यदि दोनों तरंग के आयाम समान हो, यानी कि a बराबर b हो, उस कंडीशन में r बराबर 2a प्राप्त होगा। मतलब जो परिणामी तरंग का आयाम होगा वो एक तरंग के आयाम का दुगना होगा। विनाशी व्यतिकरण में r बराबर a² + b² + 2ab cos phi है, और आयाम न्यूनतम हो, इसके लिए cos phi का मान न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि cos phi बराबर -1। -1 रखने पर हमें मिलेगा r बराबर √a² + b² - 2ab, और r बराबर √a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला a² + b² - 2ab बराबर होता है a - b होल स्क्वायर, और यहाँ से r बराबर होगा a - b, यानी कि ये दोनों ही तरंगों के आयाम का डिफरेंस होगा। और यदि दोनों ही तरंग के आयाम बराबर हुए, उस कंडीशन में r बराबर a - a और r बराबर 0, मतलब परिणामी आयाम की तीव्रता 0 ही हो जाएगी यदि दोनों तरंगों के आयाम एक हो और उनके बीच में विनाशी व्यतिकरण हो। अब तीव्रता पे क्या फ़र्क पड़ता है? तीव्रता का फॉर्मूला है I बराबर I1 + I2 + 2 √I1 cos phi। संपोषी व्यतिकरण के लिए cos phi का मान अधिकतम होना चाहिए, यानी कि 1। उस कंडीशन में I मैक्सिमम यानी कि अधिकतम तीव्रता बराबर होगा I1 + I2 + 2 √I1 यानी कि जो संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता होती है वो दोनों ही तीव्रता के योग से भी अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक टर्म जोड़ रहे हैं 2 √I1 यानी कि इन दोनों के योगफल से अधिकतम तीव्रता अधिक होगी। यदि दोनों ही तरंगों की तीव्रता समान हुई, यानी कि I1 बराबर I2, उस कंडीशन में I मैक्सिमम बराबर होगा I1 + I1 + 2I1, यानी कि 4I1। और हम यूँ कह सकते हैं कि परिणामी तरंग की तीव्रता किसी भी एक तरंग की तीव्रता की 4 गुना होगी। पर विनाशी व्यतिकरण में cos phi का मान न्यूनतम होना है, यानी कि cos phi का मान -1 होना है। तो ये समीकरण बन जाएगा I बराबर I1 + I2 - 2 √I1 तो I मिनिमम जो न्यूनतम तीव्रता होगी ये दोनों ही तीव्रता के योग से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर हम एक टर्म है जिसको माइनस कर रहे हैं तो उसका मान कम हो जाएगा। यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान हुई, यानी कि I1 बराबर I2 हुए, उस कंडीशन में मिनिमम तीव्रता I1 + I1 - 2I1, यानी कि I मिनिमम बराबर हो जाएगा 0। तो विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता 0 होती है। और इस प्रकार यदि व्यतिकरण को हम देखें तो जहाँ पर अधिकतम मान मिलना चाहिए वो बहुत अधिक तीव्र होता है, और जहाँ न्यूनतम मान मिलना चाहिए वो कम्प्लीटली डार्क होता है यदि दोनों ही तरंगों की तीव्रता समान हो। अब हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में अंतर देखते हैं। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। इसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, इसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इसमें व्यतिकरण करने वाली तरंगों का कला अंतर 0 अथवा पाई का समगुणक होता है, अर्थात phi बराबर 2n पाई, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 इस प्रकार
होता है। इसमें व्यतिकरण करने वाली तरंगों का कला अंतर पाई का विषम गुणक होता है, अर्थात फाई बराबर 2n-1 पाई, जहां n का मान 1, 2, 3 इस प्रकार आगे रखा जाता है। इसमें व्यतिकरण करने वाली तरंगों का पथांतर 0 अथवा λ/2 का समगुणक होता है, अर्थात डेल्टा बराबर 2n λ/2, जहां n का मान 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे रखा जाता है। इसमें व्यतिकरण करने वाली तरंगों का पथांतर λ/2 का विषम गुणक होता है, अर्थात डेल्टा बराबर 2n-1 λ/2, जहां n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन रखा जाता है।